हेलो फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है, तो आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती होंगी कि आखिर में जो ये इतिहास पढ़ाया जाता है तो आप देखेंगे बहुत सारे वंश आते हैं। तो एक वंश समाप्त होता है, फिर उसमें आप ये भी देखते हैं कि विदेशी आक्रमण भी होते हैं, फिर दक्षिण भारत का भी इतिहास आपको देखना होता है, उत्तर भारत का भी इतिहास देखना होता है, मौर्य समाप्त होता है, फिर मौर्योत्तर काल आता है, उसमें ब्राह्मण साम्राज्य आते हैं जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी वंश ये सब आते हैं। फिर विदेशी भी आप देखते हैं उसमें कि हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण ये सब शासन आते रहते हैं। फिर आप देखते हैं उसी में कि गुप्त साम्राज्य, उसके बाद भी बहुत सारे राजवंश आते हैं, राजपूत राजवंश, और ये सब बहुत सारे वंश चलते रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो कभी दक्षिण भारत के इतिहास को हमें देखना होता है, तो इन सब को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं ये एक पेज में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा कि कैसे पढ़ना है, और इसमें आपको मतलब क्लियरिफिकेशन देने का कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे राजवंशों के बारे में पढ़ना है और कौन सा राजवंश किसके समकालीन था। मतलब कि अब बहुत सारे, अब ये नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया है, पाकिस्तान का भी शासन चलता है, उधर बांग्लादेश भी है, तो वैसे ही बहुत सारे, अब मान लीजिए कि जो भारतीय महाद्वीप था तो उसमें बहुत सारे देश थे। तो आज आप पूरा एक मिल के मतलब स्टेट देश बना है, लेकिन वो लोग अपने छोटे छोटे इलाकों में ही अपने देश को मानते थे, मतलब वो देश ही थे अपने आप में। तो अब जैसे कि बहुत सारे शासन पैरेलल में चलते थे, तो जैसे आप देखिएगा कि उधर सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो विजयनगर एम्पायर भी दक्षिण में चल रहा था, बहमनी साम्राज्य भी चल रहा था, जौनपुर, मालवा ये सब भी इलाके चल रहे थे, मेवाड़ वगैरह, तो उधर भी शासन चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ में एक ही जगह पूरा शासन चल रहा था, तो पैरेलल में शासन चलते रहते थे। मतलब कहीं और राजवंश शासन कर रहा था तो कहीं और राजवंश शासन कर रहा था, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वही हम एक पेज में इसमें देखेंगे कि किस राज्य मतलब किस इलाके में कौन से राजवंश और कौन से मतलब पैरेलल में चल रहे थे, किसके समकालीन मतलब एक साथ जो राजवंश चलते हैं तो वो किसके किसके साथ चल रहे थे, ये भी हम देख लेंगे इसमें, ताकि जब उसके बाद हम अपना एक एक टॉपिक शुरू करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो अब हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें एक पेज में आपके लिए बना कि पहला है उत्तर भारत में हम देखेंगे कौन कौन से राज्यवंश चाहे कौन कौन सा काल है, और उसके बाद दक्षिण भारत मैं बताऊंगा कि पैरेलल में कौन कौन से चल रहे थे, और विदेशी आक्रमण भी इसमें मैं आपको बता दूं कि किसके शासन काल में कौन से विदेशी आक्रमण हो रहे थे। तो इससे आपको होगा कि कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसमें पहले उत्तर भारत में। तो पूरा पाषाण काल मैंने आपको बताया है, उसमें भी बहुत सारे हम काल बांटे थे, तो इसमें मोटा मोटी देखेंगे, अभी एक एक डीपली इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वो जब हम राज्यवंश अपना पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग, तो पूरा पाषाण काल था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता हमने पढ़ लिया है। तो अब वैदिक सभ्यता हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे लोग महाजनपद काल के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड होगा ईसा मसीह के मृत्यु के 600 साल पहले का ये टाइम पीरियड होगा। उस टाइम महाजनपद काल रहता है। तो ईसा मसीह मतलब कि वहां से 0 माना जाता है, जहां से उनकी डेथ हुई उसके बाद इधर माइनस में बढ़ते जाता है। तो जितना आप पीछे जाइएगा उतना डेट बढ़ेगा, और इसके आगे डेट ईस्वी में चलता है, मतलब इसके बाद 0 से हम आगे गिनते हैं, तो ऐसे चलता है। तो ये 600 ईसा पूर्व की ये बात। और 6वीं सदी जब भी मैं बोलूंगा तो आप समझिएगा कि 5वीं मतलब कि 500 से लेके 600 के बीच की घटना है 6वीं सदी, मतलब 100 वर्ष बाद का गिना जाता है। तो 6वीं सदी मैं बोलूँ तो ये मत समझिएगा कि 600 से लेके 700 के बीच में, अगर 6वीं सदी बोलूँ तो मैं 500 से लेके 600 ईसा पूर्व की घटनाएं होती हैं, ऐसे सदी चलता है। तो जैसे ये 21वीं सदी चल रही है, तो लेकिन आप देखेंगे कि 2020 से लेके हम घटनाएं इसमें देखते हैं, तो ऐसे होता है सदी। तो ये आपने देख लिया कि ये वैदिक काल। तो अब इसी में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जब वैदिक सभ्यता, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल ये जब चल रहा था तो ये उत्तर भारत में चल रहा था। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये मैप है तो ये सब चीजें इधर चल रही थी अभी, तो दक्षिण भारत का हमने तो बात ही नहीं किया अभी। तो दक्षिण भारत में उस टाइम में मतलब लगभग होगा, बिल्कुल टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि 1-2 साल चाहे 100 साल 2 साल इधर उधर होगा। तो यहाँ पे महापाषाण काल चल रहा था, जब इधर पूरा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब वैदिक सभ्यता, ये तीनों जब चल रही थी तो वहाँ पे महापाषाण काल चल रहा था। और इसी में हम देखेंगे कि अभी जो है, तो अभी कोई भी विदेशी आक्रमण यहाँ पे हुआ नहीं है इतिहास। तो आदि को ऐसे विदेशी ही माना जाता है, लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि अभी कोई
विदेशी आक्रमण यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये हो गया। अब उसके बाद होता है कि महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो महाजनपद काल जब जो जन थे वो जनपद में बदल जाते हैं वैदिक काल के, तो वो अभी इसके बाद महाजनपद ही काल होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो जन थे वो जनपद में चेंज हो जाएंगे, मतलब कि एक देश हो जाएगा छोटा छोटा, तो वो अब मैं बताऊंगा। और इसी टाइम में जैन धर्म भी चल रहा था 24 सदी मतलब, और बौद्ध धर्म भी लगभग सेम टाइम में चल रहा था। और इसी टाइम में आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य भी उत्कर्ष होगा। तो महाजनपद काल में अब सबको मतलब कि 16 महाजनपद में ये बटा था पूरा इलाका हमारा भारत का। तो अब इसमें जो एक जनपद था ये मगध जनपद भी था। तो ये जनपद होगा कि अब इस पे सब पे जीत हासिल करके मगध साम्राज्य का मतलब सबको धीरे धीरे अपने में मिलाते जाएगा। तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये होता है यहाँ पे। और होता है कि इस पे मौर्य वंश चलता है। तो मौर्य वंश सबसे मजबूत वंश इस पे चलता है। तो उसके बारे में और ये सब काफी डीपली अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा बस। तो मौर्य वंश यहाँ पे चलता है। तो ये टाइम पीरियड आप देख लीजिए कि 322 से लेके 100 BC तक चलेगा। तो ये BC तक ही ये चलता है मौर्य साम्राज्य। तो इतना हो गया। तो अब ये तो उत्तर भारत में मतलब कि अभी मेनली अब इस टाइम में दक्षिण भारत में अभी भी कुछ चीजें नहीं चल रही हैं। तो वो हम देखेंगे कि मतलब मेनली आप मान सकते हैं कि यहाँ पे अब चल तो रहा ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अब इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं वो मैं बता रहा। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि इतिहास में अभी कुछ वंश हैं लेकिन कोई बड़े वंश यहाँ पे नहीं दिखते हैं। कुछ छोटे लोग जैसे यहाँ कबीलियाई बना के रहते थे तो वैसे ही रहते होंगे, लेकिन अभी कोई वंश वगैरह नहीं देखा जाता और इतिहास में भी इसको इसी वजह से पढ़ाया भी नहीं जाता। तो ये था दक्षिण भारत का टाइम पीरियड जब मौर्य साम्राज्य जब तक आपने देख लिया महाजनपद काल, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध पे बहुत सारे वंश चलेंगे। तो वो भी तो अब इसमें ये भी देख लीजिए कि इस टाइम में विदेशी का क्या था। तो इस टाइम ईरानी आक्रमण हो रहा था। तो ये विदेशी आक्रमण यहाँ पे ईरान से हकमनी वंश था वहाँ पे, तो वहाँ से आक्रमण हो रहा था 518 BC में लगभग आसपास में हो रहा था यहाँ पे आक्रमण। मतलब कि जो पाकिस्तान का इलाका है, तो पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान तो भारत में ही था मतलब, तो वहाँ पे आक्रमण हो रहा था। और दूसरा आक्रमण यहीं पे होता है जब मगध साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य ये सब चलते हैं। तो उसी टाइम यूनानी आक्रमण भी होता है सिकंदर का 326। तो उस टाइम अभी मगध पे घानानंद का शासन था, तो उस टाइम भी आक्रमण होता है। तो ये आपने देख लिया टाइम पीरियड में कि इस टाइम दक्षिण भारत में तो कोई वंश अभी हमें नहीं देखना है, लेकिन ये हम दो आक्रमण देखेंगे, ईरानी और यूनानी आक्रमण, जब तक हम मौर्य साम्राज्य समाप्त करेंगे। और उसके बाद होता है कि अब उत्तर भारत में क्या होता है, देखिए कि ये मौर्य साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य हमें देखना होता है और मौर्योत्तर काल भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें हमें ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखना होता है। तो अब ये सब जो वंश थे ये ब्राह्मण ही थे, तो इस ब्राह्मण साम्राज्य बोला जाता है। शुंग वंश देखें मौर्योत्तर काल में मतलब मौर्य के पतन के बाद, कन्नौ वंश देखेंगे, सातवाहन और चेदी वंश यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर भारत। ये वंश चलेंगे मौर्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल। और इसी में दक्षिण भारत में हमें अब यहाँ से संगम काल पढ़ना होता है। संगम काल 100 ईसा पूर्व से लेके करीब 300 AD तक चलता है। AD मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा, मतलब कि ईस्वी में अब हम आ जाएंगे 300 ईस्वी तक संगम काल देखना होता है। और संगम काल में ही चेर राज्य केरल में रहते, चोल के बारे में देखना होता है। ये 200 AD से लेके 300 AD तक है। और पांड्य के बारे में हमें देखना है। दक्षिण भारत में ये पैरेलल चल रहा है शासन, तो इसके बारे में हम जब सातवाहन देखेंगे, शुंग वंश देखेंगे, कन्नौ वंश देखेंगे, चेदी, तो उसी टाइम में दक्षिण भारत में ये वंश चल रहे थे। और इसी टाइम में मौर्योत्तर काल में आपको ये भी देखने होते हैं यहाँ पे, जब ये सब वंश यहाँ पे चलते रहते हैं उत्तर भारत में शुंग, कन्नौ, सातवाहन, चेदी, और दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य चलते रहते हैं, तभी यहाँ पे विदेशी आक्रमण भी इसी टाइम में होते रहते हैं। तो विदेशी आक्रमण में भी हमें देखना होता है मौर्योत्तर काल में ही, मतलब कि मौर्यों के पतन के बाद हिंद यूनानी का आक्रमण होता है, शक का आक्रमण होता है। तो ये सब यहाँ पे अपने अपने राज्य एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे। और पहलव को देखना होता है, कुषाण को देखना होता है। तो ये सब राजस्थान, उधर पंजाब, सिंध, ये सब इलाकों में अपना शासन एस्टेब्लिश कर। ये जो टाइम पीरियड है तो ये पैरेलल में मतलब कि साथ साथ चल रहे हैं ये तीनों चीजें। तो दक्षिण भारत में ये चल रही हैं और उत्तर भारत में ये चलेंगे मौर्योत्तर काल में मतलब मौर्यों के पतन के बाद। और विदेशी आक्रमण यहाँ पे ये लोग अपना अपना शासन एस्टेब्लिश करें। तो ये हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं आगे इसके बाद क्या होगा। मौर्योत्तर काल के बाद मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फिर ये शासक रहते हैं साम्राज्य अपना बना के। तो फिर यहाँ पे होता है कि आ जाता है गुप्त साम्राज्य, मतलब इन सब पे अधिपत्य अपना गुप्त साम्राज्य कर लेता है। और इसके बाद हम उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं 400 से लेके ईस्वी से 600 ईस्वी तक।
लगभग सभी, मतलब कि टाइम पीरियड थोड़ा बहुत इधर हो सकता है लेकिन मेनली यही टाइम चलते हैं लगभग। और इसी में होता है कि गुप्त साम्राज्य जब होता है तो ये सब जो शुंग, कन्नौज, सातवाहन, इन सब पे ये विजय प्राप्त कर लेता है। और इधर जो विदेशी आक्रमण थे तो हिंद, यूनानी, ये शक, पहलव, कुषाण पे भी मतलब कि अपना आधिपत्य करके एक गुप्त साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में लगभग इनका शासन नहीं रहता है। तो दक्षिण भारत में इसी टाइम जब गुप्त शासन चलते रहता है तो यहाँ पे पल्लव वंश चलता है 5वीं सदी में और चालुक्य भी चलता है 6वीं सदी में। तो ये भी हम देखेंगे, मतलब कि ये सब चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। बस ये मैं आपको बता रहा कि पैरेलल में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपने देख लिया दक्षिण भारत में। और यहाँ पे अभी विदेशी आक्रमण वगैरह नहीं हो रहे हैं गुप्त काल के समय, मतलब कि विदेशी राज्य अभी कोई एस्टेब्लिश वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य फिर पतन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल, मतलब कि आफ्टर गुप्ता एम्पायर। उसके बाद हम देखते हैं इसमें होते हैं कि पुष्यभूति वंश और मौखरी वंश। तो पुष्यभूति वंश इसमें सबसे मजबूत होता है, तो इसको हम देखेंगे, जिसमें हर्षवर्धन का शासन काल आपको बताया जाएगा। तो इसमें उत्तर भारत में ये एक मतलब कि अच्छा एम्पायर अपना खड़ा कर पाते हैं। तो ये हम, और इस टाइम में दक्षिण भारत में कोई एम्पायर अभी नहीं चल रहा है और ना विदेशी जो भी है वो भी कोई शासन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं अभी। उसके बाद होता है कि फिर ये सब गुप्तोत्तर काल में ये सब भी फिर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है राजपूत काल। तो उत्तर भारत में राजपूत काल चलेंगे 800 से लेके 1200 ईस्वी तक। तो 1200 ईस्वी तक चलेंगे उत्तर भारत में। और इसमें मेनली वंश आएंगे परमार, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, ये सब राजपूत राज्य छोटे छोटे उसमें रहेंगे उत्तर भारत। और दक्षिण भारत में इसी टाइम में चलेगा राष्ट्रकूट का शासनकाल 8वीं सदी में और चोल का शासनकाल 9वीं सदी में। तो इसको भी हम देखेंगे उस टाइम। और इसी में अब विदेशी अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है राजपूतों के शासनकाल में। तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आक्रमण करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो आक्रमण का काल है वो चलते रहे। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि उत्तर भारत में आफ्टर मतलब कि राजपूतों के काल के बाद क्या होता है कि मेडिएवल इंडिया में तो उसके बाद उससे मतलब नहीं है कहाँ पढ़ते हैं, अभी हम शासन देख रहे हैं कि कौन सा शासन कब था, ताकि आप लोगों को क्लियरिफिकेशन हो सके। तो अब उत्तर भारत में फिर राजपूतों का पतन हो जाता है। तो उत्तर भारत में होता है कि स्थानीय शासन फिर से छोटे छोटे राज्य मतलब उठते हैं, मतलब अपना साम्राज्य बना के। और इसमें छोटे छोटे में उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, मेवाड़, खानदेश और बंगाल, ये सब भी हम देखते हैं इसमें उठता है उसी टाइम। और इसी टाइम दक्षिण भारत में क्या होता है कि विजयनगर एम्पायर चलते रहता है 14वीं से लेकर 17वीं सदी तक। और बहमनी साम्राज्य भी 14वीं सदी में चलता है दक्षिण भारत। और उत्तर भारत में मतलब ये तो स्थानीय थे उत्तर भारत में, लेकिन ये विदेशी एक सल्तनत काल की यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली पे। और ये जो है उत्तर भारत में ये मतलब छोटे छोटे स्थानीय वंश हैं, ये अपना शासन चलाते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पे रहता है दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत। और इसी टाइम उसके बाद उत्तर भारत में क्या आता है देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आएगा, मुगल काल। और ये जो है तीनों मन एक में कर दिया है 11, 12 और 13 पॉइंट। मतलब ये सब छोटे छोटे जो राजवंश है ये चलते रहेंगे। जब इधर मुगल और दिल्ली सल्तनत चलेगा तब तक ये चलते रहेंगे यहाँ पे। और दक्षिण भारत में फिर मराठा आता है, इनके बाद विजयनगर, ये सब समाप्त हो जाते हैं, बहमनी तब ये आता है। और मराठा साम्राज्य मुगल के पैरेलल में लगभग रहता है, ये आप मतलब मोटा मोटी बना सकते हैं। और उसके बाद आता है मैसूर, जब अंग्रेज आ जाएंगे 18वीं सदी में। और 1947 तक अंग्रेजों का शासन चलता है। और ये छोटे छोटे उत्तर भारत में राजवंश भी चलते रहते हैं। तो बंगाल वगैरह वो सब हम देखेंगे, सिराजुद्दौला, ये सब चीजें वहां पे होंगी। अंग्रेजों के साथ क्या क्या कंडीशन बंगाल में बनते हैं। फिर मैसूर में भी मतलब कि दक्षिण भारत में भी बनेंगे मराठा से, और मुगल का भी टकराव होगा, फिर अंग्रेज से भी टकराव होगा मराठा का। तो ऐसे चलेगा यहाँ पे, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये हमने कुछ ओवरव्यू ले लिया और नोट में ये लिखा है सब एक दूसरे में ओवरलैप्स करेंगे। मतलब कि मराठा अंग्रेजों से भी लड़ेंगे और आप देखेंगे कि मराठा मुगलों से भी लड़ेंगे, मेवाड़ वगैरह ये सब जो थे। तो ये मुगल टाइम भी थे और सल्तनत काल भी टाइम थे। तो ये लगभग मतलब ओवरव्यू है आपका। तो ये मैंने आपको एक पेज में बता दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई राजवंश या फिर कुछ भी मैं शुरू करूँ तो इस पेज को आपको ध्यान में रखिए। इस पेज से आपको बेसिक चीजें पता चलेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन पढ़ने में। तो ये पेज आपको इतिहास को काफी इजी बना देगा। तो ये जो मैंने बता दिया आप लोग इसको रिविजन करेंगे। तो पूरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो इस टाइम दक्षिण भारत में महापाषाण काल चल रहे थे और
महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस टाइम पे जब मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, ये सब उत्तर भारत में चल रहे थे, तो दक्षिण भारत में अभी कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे ईरानी आक्रमण मतलब विदेशी और ये आक्रमण अंदर का ये सब शुरू हो गया था। उसके बाद हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखते हैं मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य के समाप्ति के बाद। तो इसमें सुंग, कन्न वंश, सातवाहन, चेदी ये सब चलते रहते हैं। और यहाँ पे दक्षिण भारत में संगम काल अब शुरू हो जाता है और संगम काल में चेर, चोल, पांड्य हमें देखना होता है वंश के बारे में। और उसके बाद होता है कि यहीं पे कुछ विदेशी शासक भी अपना हाथ के थोड़ा शासन यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें हिंदी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण वगैरह यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद होता है कि उत्तर भारत पे पूरे गुप्त साम्राज्य एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद उसी टाइम दक्षिण भारत में पहलव चलते हैं, चालुक्य भी चलते हैं और इधर अब विदेशी कोई नहीं देखने को मिलता है। और गुप्तोत्तर काल में पुष्य, भूति वंश, मौखरी वंश चलता है। यहाँ पे दक्षिण भारत में अभी हमें मतलब थोड़ा बहुत ओवरलैप्स होगा इधर उधर, लेकिन मेनली यहाँ पे खाली दिखता है हमें। और उसके बाद राजपूतों का काल चलता है, परमार, चौहान उत्तर भारत में, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी। इसी टाइम दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन काल रहता है, चोलों का रहता है और इसमें अरब आक्रमण शुरू हो जाते हैं विदेशी। और उसके बाद होता है कि उत्तर भारत में फिर स्थानीय शासन ये सब आ जाते हैं, पूर्व मालवा, मेवाड़, खानदेश, बंगाल। और यहाँ पे दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। और उत्तर भारत में मेन जो शासन रहता है वो विदेशियों का सल्तनत काल यहाँ पे चलता है। उसके बाद मराठा भी इधर दक्षिण भारत में। उसके बाद मुगल विदेशियों मतलब उत्तर भारत में, इनका पूरा भारत पे कब्जा था लगभग। और उसके बाद मैसूर रहता है दक्षिण भारत में। और उसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ये चीजें थी टाइम का लेके। तो ये मैंने आपको एक पेज में